आगे हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें क्या बताया गया था कि हमारे पास एक सेल है, किसका, स्पोरोजेनस सेल है। ये स्पोरोजेनस सेल जो है वो डेवलप हो जाता है किसमें, पीएमसी में या फिर एमएमसी में, पॉलन मदर सेल में या फिर माइक्रो मदर सेल में। ये जो माइक्रो मदर सेल है वो मियोसिस करता है। मियोसिस 2 स्टेप में होगा। मियोसिस वन जब होता है तो एक सेल से 2 सेल बनता है और इनका प्लॉइडी क्या था, तो ये डाइप्लॉइड था। तो मियोसिस 1 जैसे ही करेगा ये 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा और प्लॉइडी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये दूसरा स्टेप करेगा मियोसिस का, तो मियोसिस 2 करेगा और मियोसिस 2 जैसे ही करेगा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। यहाँ पे जो 4 सेल्स बनेगा वो आपस में क्या होता है, एसोसिएटेड होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। लास्ट क्लास में हम सब डिस्कस कर चुके थे। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो मेच्योरिटी के टाइम में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है और क्या होता है, सारा माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे जैसे ये माइक्रोस्पोर टेट्राड अलग होता है हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है। जैसे 4 सेल क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब ये जो 4 सेल बना है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर। ये जो माइक्रोस्पोर है अब क्या करता है, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करके क्या बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। ये जो 2 सेल बनेगा वो क्या होगा, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा, मीन्स एक सेल के अंदर दूसरा सेल होगा। ये जो बड़ा सेल दिख रहा है इसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, छोटे सेल को हम लोग जनरेटिव सेल बोलते हैं और पूरे को क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। यहाँ पे हमारे पास पॉलन ग्रेन डेवलप हो गया है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसा हुआ था। तो एक बार एनसीईआरटी का लाइन को रीड करते हैं कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, कैपेबल होता है क्या बनाने में, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने में। और हर एक पीएम पोटेंशियल पॉलन में या फिर माइक्रो मदर सेल में क्या होता है, ये प्रोसेस बनता है। पीएमसी से क्या बनता है हमारे पास, ये पीएमसी या फिर एमएमसी से क्या बनेगा, ये मियोसिस करेगा। मियोसिस से हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। ये सारा क्या हो जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड जब बनेगा ये डिहाइड्रेट होगा और क्या हो जाएगा, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगा, डिसएसोसिएट हो जाएगा और डेवलप कर जाएगा किसमें, पॉलन ग्रेन में। लास्ट में हमारे पास क्या बना, पॉलन ग्रेन। अब हम डिस्कस करेंगे क्या कि पॉलन ग्रेन होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसी को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले एनसीईआरटी पे देखते हैं कि पॉलन ग्रेन होता क्या है, इसके बारे में एनसीईआरटी क्या लिखा है। तो पॉलन ग्रेन और कुछ नहीं, एक मेल गैमेटोफाइट है, मीन्स एक मेल गैमेट है। कौन, पॉलन ग्रेन। ये जो है जब भी हम कोई भी फ्लावर को टच करते हैं, मान लेते हैं हिबिस्कस को ही कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उस फ्लावर का कुछ डस्ट पार्टिकल हमारे हाथों पे डस्ट हो जाता है, तो वो और कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है हमारे पास, यही पॉलन ग्रेन होता है। तो अब क्या बताया गया है कि जो पॉलन ग्रेन है वो अलग अलग क्या होता है, साइज का होता है, शेप का होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम पॉलन ग्रेन को देखते हैं तो उसके जो साइज है, शेप है, कलर है, डिजाइन है, जो पॉलन ग्रेन का है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। जैसे कि एनसीईआरटी का फिगर में भी दिखाया गया है यहाँ पे ऊपर में। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये क्या दिखाया गया है कि माइक्रोग्राफ से क्या देखा गया है, पॉलन ग्रेन्स को देखा गया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। अगर हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर का बात करें तो यहाँ से हमको पॉलन ग्रेन का क्या दिखाया गया है, स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो जनरली कौन से शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। ये हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन को दिखाया गया है जो कैसा शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। अगर बात करें कि इसका डायमीटर कितना है, तो 25 से 50 माइक्रोमीटर क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। यहाँ पे बोला है कि इसके पास प्रोमिनेंट 2 लेयर होता है, एक हार्ड आउटर लेयर होता है, एक बाहर के साइड एक लेयर होगा जो हार्ड होगा, एक इनर लेयर होगा जो कि क्या है यहाँ पे, ये जो बाहर का लेयर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्साइन।
अगर हम सिंपल सा बताएं कि ये हमारा पॉलन ग्रेन है, ये हमारे पास पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन के पास कितना लेयर है? 2 लेयर है हमारे पास। एक बाहर वाला लेयर है और हमारे पास एक इनर साइड का लेयर है। ये बाहर वाला लेयर को पूरा क्यों नहीं कंटिन्यू किए वो भी बताएंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 लेयर दिखाया गया है, एक पर्पल कलर से दिखाया गया है और एक येलो कलर से दिखाया गया है। ये जो आउटर लेयर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। और जो हमारे पास इनर लेयर है जो येलो कलर से दिखाया गया है, इसको हम कहते हैं इंटाइन। यहाँ पे वही डिस्कस किया गया है कि हमारे पास स्पोरोपोलिनिन है, हमारे पास पहले क्या है? पॉलन ग्रेन है जो स्फेरिकल शेप का है। डायमीटर कितना है? तो 25 से 50 माइक्रोमीटर है डायमीटर में। इसके पास प्रोमिनेंट 2 लेयर है। पहला आउटर लेयर है जो कैसा है? हार्ड है। जो हार्ड आउटर लेयर है उसका नाम क्या है हमारे पास? एक्साइन है। ये जो एक्साइन है वो मेडअप किसका है? ये किससे बना हुआ है? तो स्पोरोपोलिनिन से। ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि एक्साइन किससे मिलके बना होता है? तो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। ये कैसा होता है? विच इज मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ये कैसा है? मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, रेसिस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है। मीन्स ना ही ये क्या होगा, कोई भी चीज से गलेगा, ना ही इसको कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। आगे यही लिखा है, चाहे वो हाई टेम्परेचर क्यों ना हो, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों ना हो, अल्कलाइन नेचर क्यों ना हो, चाहे कोई और एंजाइम क्यों ना हो, ये स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता है, इसको मिटा नहीं सकता है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या है हमारे पास? पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन जो एक्साइन का लेयर है वो क्या होता है? उसके पास एक एपरेचर होता है, एक स्मॉल सा पोर होता है। यहाँ पे खाली जगह जो दिख रहा है वो जो स्मॉल पोर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो खाली जगह है, ये जो पोर दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर। जर्म पोर का फंक्शन भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। अभी बस हमको इतना याद करना है कि हमारे पास पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन के पास एक आउटर लेयर है, 2 लेयर है, 2 प्रोमिनेंट लेयर है। एक आउटर जिनको एक्साइन बोलते हैं। ये एक्साइन जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है। ये स्पोरोपोलिनिन कैसा है? मोस्ट रेसिस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ना ही इसको हाई टेम्परेचर डिग्रेड कर पा रहा है, ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड डिग्रेड कर पा रहा है, ना ही अल्कलाइन, ना ही कोई एंजाइम इसको क्या कर पा रहा है? डिग्रेड कर पा रहा है। इस स्पोरोपोलिनिन के लेयर के पास क्या होता है? एक एपरेचर होता है जिनको हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। जहां पे क्या होगा? स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा। ऐसा जगह जहां पे क्या है? स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। pollen grain are well preserved as fossil because of the presence of sporopollenin। हम लोग क्या करते हैं? इसको प्रिजर्व कर सकते हैं फॉसिल के तौर पे, किसके प्रेजेंस के कारण? स्पोरोपोलिनिन के कारण। ये भी क्वेश्चन दिया जाता है कि पॉलन ग्रेन को हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्यों प्रिजर्व कर सकते हैं? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। आगे बढ़ते हैं कि ये जो एक्साइन होता है उसका जो पैटर्न और डिजाइन होता है वो बहुत ही अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड लेयर पे, जो इनर लेयर है किसका? पॉलन ग्रेन का। द इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। अंदर वाले लेयर को हमने क्या कहा था? एंटाइन। ये कैसा लेयर है? इंटाइन, जो कैसा होता है? थिन होता है और कंटिन्यूअस लेयर होता है। जैसे कि इसमें कंटिन्यूअस वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये जो एक्साइन आउटर लेयर था वो कैसा था? डिसकंटिन्यूअस था। यहाँ पे एक जगह था जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन क्या था? एब्सेंट था। अगर बात किया जाए इंटाइन का, तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये क्या हो? एब्सेंट हो। इसीलिए ये इसको क्या बताया गया? ये थिन होता है, पतला होता है और कैसा लेयर होता है? कंटिन्यूअस लेयर है। अब ये कंटिन्यूअस लेयर जो इंटाइन का है वो मेडअप ऑफ किसका होता है? तो ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला तो है हमारा सेल्यूलोज, दूसरा हमारे पास क्या है? पैक्टिन। हमारे पास एक इंटाइन का लेयर है, एक एक्साइन का लेयर है। एक्साइन आउटर लेयर है। एक्साइन किससे मिलके बना हुआ है? स्पोरोपोलिनिन से मिलके बना हुआ है। ये बहुत रेसिस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको कोई डिग्रेड नहीं कर पाता है।
एक्साइन के पास एक ऐसा जगह भी होता है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। उस जगह को हम क्या बोलते हैं, जम्पोर बोलते हैं। इनर वॉल है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, इंटाइन बोल रहे हैं। ये जो इंटाइन है वो थिन होता है, प्लस कैसा है, कंटिन्यूअस है, जो किससे मिलके बना हुआ है, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन से। अब क्या बताया गया है कि जो साइटोप्लाज्म है, मीन्स जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है वो भी किससे घिरा हुआ है, पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किससे घिरा हुआ है, तो ये जो पिंक कलर का लेयर है ये किस क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम लोग कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो अगर पूछा जाए स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। डायमीटर कितना है, 25 से 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसके पास प्रोमिनेंट 2 लेयर होता है। आउटर हार्ड लेयर होता है जिनको एक्साइन बोलते हैं, जो स्पोरोपोलिनिन से मिला के बना होता है। दूसरा जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटाइन, जो थिन और कंटिन्यूअस होता है, जो 2 चीजों से मिलके बना होता है, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन से। और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो सराउंडेड होता है एक मेम्ब्रेन से, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells. जैसे ये pollen grain mature होता है, इसके पास क्या दिखता है, 2 सेल दिखता है। पहला सेल जो है हमारे पास वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि ये हमारा क्या है, एक मेच्योर pollen grain है। क्या है, मेच्योर pollen grain। जब हम इस मेच्योर पोलन ग्रेन को देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2 सेल दिख रहा है। एक बिगर वाला सेल जिसको हम लोग कौन सा सेल बोले हैं, वेजिटेटिव सेल। इसके साथ एक और सेल है जो छोटा सा है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, जनरेटिव सेल। यहाँ पे भी क्या लिखा है कि जब पोलन ग्रेन क्या हो जाता है, मेच्योर कर जाता है, तो इनके पास क्या होता है, 2 सेल होता है। एक बड़ा वाला सेल जिसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, और दूसरा हमारे पास कौन सा सेल होता है, जनरेटिव सेल। यहाँ पे क्या है, 2 सेल है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। पहला सेल, दूसरा सेल, जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर। ये जो बड़ा वाला सेल है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव सेल। इसके पास क्या होता है, हैज एबंडेंट फूड रिजर्व। ये क्या करता है, फूड को रिजर्व करके रखता है। प्लस इसके पास क्या होता है, लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, एक लार्ज इरेगुलर शेप का क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। किसके अंदर, तो वेजिटेटिव सेल के अंदर। यहाँ पे दूसरे हाथ साइड पे डिस्कस किया गया है जनरेटिव सेल। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल। कैसा होता है, ये स्मॉल होता है, फ्लोट करता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये हमारे पास मेच्योर पोलन ग्रेन है। अगर यहाँ देखा जाए तो ये बड़ा वाला जो सेल है उसे हम क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव सेल। छोटे वाले सेल को जनरेटिव सेल बोल रहे हैं। ये जो जनरेटिव सेल है वो कहाँ फ्लोट कर रहा है, तो इस बड़े वाले वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। इट इज ए स्पिंडल शेप। कैसा शेप का होता है, तो ये स्पिंडल शेप का होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड अ न्यूक्लियस। ये डेंस साइटोप्लाज्म है इसका, इसके पास भी एक न्यूक्लियस होता है। अगर बात किया जाए, जैसे नेक्स्ट क्लास में हम बता चुके हैं कि ओवर 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन होता है वो कौन से स्टेज पे होता है, तो 2 सेल स्टेज पे होता है। पॉलिनेशन से पहले यहाँ पे जो हमारा मेल गैमेट है वो फॉर्म नहीं होता है। आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, फिर से माइटोसिस होगा और क्या बनाएगा, 2 मेल गैमेट बनाएगा। इन द रिमेनिंग स्पीसीज, मीन्स किसका बात कर रहा है, जो 40% एंजियोस्पर्म है उसका बात कर रहा है कि जनरेटिव सेल जो है वो माइटोसिस करेगा और 2 मेल गैमेट बना लेगा बिफोर पोलन ग्रेन आर सेडेड, मीन्स पॉलिनेशन से पहले। इस वर्ड का मतलब क्या हो गया, इस स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि बिफोर पॉलिनेशन क्या करेगा, ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा और 2 सेल बना के क्या बना लेगा, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। pollen grain of many species cause severe allergy, ठीक है। जो हमारा pollen grain है वो अलग अलग टाइप का एलर्जी भी काउज करता है, जैसे कि बहुत सारा डिसऑर्डर को भी काउज करता है, जिसमें हमारे पास डिसऑर्डर के लिए
क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आता है, जैसे कि पहले नंबर पे कौन सा है, अस्थमा, दूसरा कौन सा है, ब्रोंकाइटिस, और भी बहुत सारा। मीन्स जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो हमारे लिए यूजफुल है, फ्लावर के लिए यूजफुल है, बट कहीं ना कहीं क्या है, ये एलर्जी भी काउज करता है, कुछ बीमारियों को करता है, कुछ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को करता है, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है कि एक प्लांट है पार्थेनियम, और कॉमन भाषा में इसको कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, जो इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था। किस लिए, ये एक इंपोर्टेड वीट था, ठीक है, जो इंडिया में लाया गया था, बट क्या काउज करने लगा, ये पॉलन एलर्जी, मीन्स इनसे क्या होने लगा, इंसानों को एलर्जी काउज करने लगा। जबकि पॉलन ग्रेन को क्यों लाया गया था, इस वीड को क्यों लाया गया था, ताकि ये क्या करे, एक स्पेशल टाइप के वीट को इंपोर्ट किया गया था बाहर की कंट्री से। अब ऐसा नहीं है कि ये जो पॉलन ग्रेन है वो सिर्फ प्लांट के लिए यूजफुल है, हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि जो पॉलन ग्रेन हमारे पास प्रेजेंट होता है, जो प्लांट के पास प्रेजेंट होता है, वो कैसा होता है, रिच होता है, किसमें, न्यूट्रिएंट्स में। इनमें क्या होता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसके कारण कुछ सालों के अंदर ये क्या हो गया, फैशन हो गया है वेस्टर्न कंट्रीज में कि इनको कैसे ले, टैबलेट्स के फॉर्म में ले। ठीक है, अब क्या है, किन्हीं को न्यूट्रिशन का कमी है तो वो क्या है, कंज्यूम कर रहे हैं, इस पॉलन टैबलेट को कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उस पॉलन टैबलेट को कंज्यूम करके उनका जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है। तो ये वेस्टर्न कंट्री में एक फैशन बन गया है कि इनको सब यूज कर रहे हैं ताकि वो अपने न्यूट्रिएंट को फुलफिल कर सके, उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो यहाँ पे लिखा है कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो रिच होता है किसमें, न्यूट्रिएंट में, जिसके कारण ये फैशन हो गया है कुछ सालों में कि इस पॉलन ट्यूब को कंज्यूम किया जा रहा है फूड सप्लीमेंट के तौर पे। खास करके कहाँ पे, वेस्टर्न कंट्री में एक लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट बनाया गया है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और सिरप, और इसको क्या कर रहे हैं, लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारे तरह के मार्केट में क्या होता है, अवेलेबल होता है। अब पॉलन जो होता है, जो हमारा पॉलन ग्रेन है, पॉलन टैबलेट जो है, वो क्या बता रहा है, ये क्लेम करता है कि पॉलन कंजप्शन से क्या हो रहा है, इंक्रीज करता है किसका परफॉर्मेंस को, तो एथलीट को और रेस हॉर्स को। ये क्या बता रहा है कि हमारे पॉलन टैबलेट को अगर आप खा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, आपका जो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है वो कैसा हो जा रहा है, फुलफिल हो जा रहा है। यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा, ये जो दिखाया गया है ये पॉलन प्रोडक्ट से बना हुआ एक पॉलन टैबलेट है, जो कहाँ से आया हुआ है, इंग्लैंड से आया है, जो वेस्टर्न कंट्री में बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस है, ताकि वो न्यूट्रिएंट के नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। यहाँ पे एक टर्म को यूज किया गया है, पॉलन वाइबिलिटी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास पहले एक माइक्रोस्पोरेंजियम था। ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार डिस्कस करते हैं। ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो एक थीका एक चैम्बर में प्रेजेंट था। इसके अंदर एक जैसा दिखने वाला बहुत सारा सेल था। ठीक है, इसके अंदर क्या था, ग्रुप ऑफ सेल था। ये जो ग्रुप ऑफ सेल है इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू था वो डेवलप होके क्या बनाया, मेच्योर हो गया। मेच्योर होने के बाद ये क्या बना रहा है, पीएमसी या फिर एमएमसी। ठीक है, ये पीएमसी और एमएमसी क्या कर रहा है, मियोसिस करता है। अगर सिंपल भाषा में एक स्टेप को हटा के बात किया जाए तो ये मियोसिस करके क्या बना रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रहा है। क्या बना रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो मैच्योर करेगा। जैसे ये मैच्योर होते हैं ये कैसा हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट होने के कारण क्या होगा, ये सारा सेल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। सारे सेल में एबिलिटी है कि वो फिर से क्या बनाए, पॉलन ग्रेन बनाए। तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या करता है, माइटोसिस करता है। ये माइटोसिस करता है एक सेल, और कितना सेल बना लेता है, 2 सेल बनाता है। लेकिन ये फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता है 2 सेल। और ये जो सेल है, ये बड़ा वाले सेल को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल।
छोटा वाला सेल जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है उन्हें हम क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल। ये हमारा क्या है, एक पॉलन ग्रेन है, ठीक है। अब क्या बोला कि 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, कि ये क्या होता है, ऐसा ही होता है, जब तक इसमें पॉलिनेशन नहीं होगा, जब तक ये पिस्टिल के ऊपर लैंड नहीं करेगा, ये 3 सेल स्टेज में नहीं होगा, ये दोबारा से माइटोसिस नहीं करेगा। लेकिन क्या बताया गया कि जो हमारे पास 40% एंजियोस्पर्म है, 40% एंजियोस्पर्म में क्या होगा, ये जो जनरेटिव सेल है वो वापस से क्या कर लेगा, माइटोसिस कर लेगा, और एक सेल से क्या बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। ये कुछ इस तरह से बनाएगा, ये हमारा वेजिटेटिव सेल, और इसके अंदर 2 सेल बनेगा जिन्हें हम क्या कहते हैं, 2 मेल गैमेट। क्या बना लेगा, 2 मेल गैमेट बना लेगा, जिसके कारण यहाँ पे कौन सा स्टेज हो गया, 3 सेल स्टेज हो गया। पहला तो ये बड़ा वाला हमारा कौन सा, पहला सेल कौन सा है, ये जो वेजिटेटिव सेल हमारे पास प्रेजेंट है, वेजिटेटिव सेल, और 2 हमारे पास मेल गैमेट, जिसके कारण यहाँ कितना सेल हो गया, 3 सेल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 सेल स्टेज। और ये 3 सेल स्टेज कब होगा, बिफोर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से पहले होगा, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म को और समझाया गया है, पॉलन वाइबिलिटी। क्या है, पॉलन का वाइबिलिटी। अगर हम बात करें पॉलन वाइबिलिटी, तो ये पॉलन वाइबिलिटी होता क्या है, तो पॉलन ग्रेन के अंदर एक कैपेसिटी होता है कि वो पिस्टिल पे जाके गिरे और वहां पे जाके वो क्या करे, एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करे और उसके ओवरी तक पहुंचे और वहां पे फर्टिलाइजेशन करे। इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, पॉलन वाइबिलिटी। कुछ टाइम तक ये पॉलन वाइबिलिटी पॉलन ग्रेन में रहता है। कुछ प्लांट में क्या होता है, ये अलग अलग टाइम वेरी करता है कि कितने देर तक वो फर्टिलाइजेशन कैरी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है कि when once they said pollen grain have land on the stigma। स्टिग्मा किसका है, तो किसका पार्ट है, पिस्टिल का पार्ट है। ये हमारे पास क्या था, पिस्टिल था, इसका जो ऊपर वाला पार्ट था वो कौन सा था, स्टिग्मा। दूसरा पार्ट कौन सा था, स्टाइल। लास्ट पार्ट कौन सा था, ओवरी। अब होता क्या है कि हमारा पॉलन ग्रेन यहाँ आके गिरता है, इससे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और ये कहाँ तक रीच करता है, हमारे ओवरी तक। तो जब तक ये क्या कर रहा है, गिर रहा है और फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल है, उसी को क्या बोलते हैं, पॉलन वाइबिलिटी बोलते हैं। अलग अलग पॉलन अलग अलग स्पीसीज के पॉलन ग्रेन में अलग अलग वाइबिलिटी होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या बोला, the period for which pollen grain remain viable is highly variable and some extent depend on the preserved temperature and humidity। किस पे डिपेंड कर सकता है ये, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिया है कि कुछ सीरियल्स में क्या होता है, जैसे कि राइस और व्हीट में जो पॉलन ग्रेन का लूज करता है वाइबिलिटी, वो कितने देर तक करता है, विद इन 30 मिनट में। कितने देर में, 30 मिनट में। पहला एग्जांपल क्या दिया है, राइस एंड व्हीट। इनका पॉलन वाइबिलिटी अगर देखा जाए तो कितना होता है, 30 मिनट। दूसरा चलते हैं, यहाँ पे कुछ फैमिलीज का बात किया है, जैसे कि क्या है, रोजेसिया, लेगुमिनेशिया और सोलेनेशिया। ये 3 फैमिली का जो वाइबिलिटी है, पॉलन का वाइबिलिटी है, वो कब तक मेंटेन करता है, फॉर अ मंथ। कब तक कर सकता है, कौन कौन सा फैमिली है, रोजेशिया, लेगुमिनेशिया और सोलेनेशिया। इसका जो पॉलन वाइबिलिटी है वो कब तक रिटेन कर सकता है, फॉर अ मंथ, ठीक है। ये कुछ मंथ तक क्या कर सकता है, पॉलन को वाइबिलिटी करवाने के लिए, फर्टिलाइज कराने के लिए कैपेबल। यहाँ पे इसी तरह का एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम लोग पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं आर्टिफिशियली, it is possible to store pollen grain large number of species for a year
हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलन ग्रेन को ईयर तक क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। किसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। कौन से टेम्परेचर पे, तो -196 डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक विद इन अ ईयर तक क्या कर सकते हैं, पॉलन ग्रेन को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। किसके अंदर, तो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखेंगे। टेम्परेचर कितना रखेंगे, तो -196 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे। ठीक है। पॉलन बैंक्स भी होता है, जैसे हमारे पास सीड बैंक्स होता है जिसमें हम सीड को स्टोर करके रखते हैं, उसी तरह हमारे पास क्या होता है, पॉलन बैंक भी होता है। तो ये हो गया मेल गैमेट का बात, कि मेल गैमेट कैसे बनता है। हमने मेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद पढ़ा कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। अगर हम आगे नेक्स्ट चलना चाहे तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा टॉपिक कौन सा आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और हमें पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोलते हैं, पिस्टिल को बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम क्या है, कार्पेल। ठीक है, यहाँ पे यही दिया है। हमको पता है कि एक कलेक्शन ऑफ पिस्टिल को या फिर कार्पेल को हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोशियम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सिंपली बोले जाए तो पिस्टिल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गाइनोशियम से। ये जो गाइनोशियम है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, फ्लावर का। ये क्या करता है, गाइनोशियम क्या कंसिस्ट करता है, 3 पार्ट को कंसिस्ट करता है, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या है, पिस्टिल है। ठीक है, इसके पास 3 पार्ट कंसिस्ट करता है। ये सबसे टॉप वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। सबसे बेसल पार्ट का बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी। और जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। यहाँ पे यही दिया है कि ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट। कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, स्टिग्मा। दूसरा पार्ट का बात करें तो कौन सा है, स्टाइल। और तीसरा पार्ट कौन सा है, ओवरी। अगर आगे जाए तो स्टिग्मा क्या है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए, पॉलन ग्रेन का। इससे पहले डिस्कस कर चुके थे हम कि जब पॉलन ग्रेन आता है पॉलिनेशन के थ्रू तो वो कहाँ गिरता है, हमारे स्टिग्मा पे। तो यही पे दिया हुआ है कि ये क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए, पॉलन ग्रेन का। अगर स्टाइल का बात किया जाए तो ये क्या है, एक एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट है जो क्या करता है, स्टिग्मा को कनेक्ट करता है किससे, ओवरी से। लास्ट पार्ट का बात करते हैं तो लास्ट बल्की पार्ट है हमारे पास पिस्टिल का, जिनको हम क्या कहते हैं, ओवरी। जो सबसे बेसल और बल्की पार्ट है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ओवरी। इनसाइड द ओवरी, द ओवरियन कैविटी। ओवरी के अंदर ये जो कैविटी दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी या फिर लॉक्यूल्स। इसके बाद बताया गया है द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। इस ओवरियन कैविटी के अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लासेंटा। क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। उससे पहले दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि कोई फ्लावर है, इसके ऊपर वाले टॉपिक को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास द गाइनोशियम में कंसिस्ट सिंगल पिस्टिल। अगर कोई फ्लावर के अंदर एक सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट है, कितना पिस्टिल है, एक सिंगल पिस्टिल है, तो उसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज करेंगे, मोनोकार्पेलरी। क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। अगर मोर देन 1 पिस्टिल है तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे, मल्टीकार्पेलरी। एक कोई फ्लावर है जिसके अंदर एक सिंगल पिस्टिल है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होगा, मोनोकार्पेलरी, क्योंकि इसको पिस्टिल का एक और नाम क्या है, कार्पल। मोनो का मतलब एक, मीन्स एक कार्पल है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोनोकार्पेलरी। अगर 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो उसके लिए एक टर्म यूज हो रहा है क्या, मल्टीकार्पेलरी। When there are more than 1 pistil may be fused together। मान लेते हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा पिस्टल है, तो वो जो पिस्टल है वो हो सकता है कि आपस में क्या हो, फ्यूज्ड हो। अगर फ्यूज्ड होगा तो उनके लिए एक टर्म यूज होता है क्या, सिनकार्पस। अगर ये आपस में क्या है, फ्यूज्ड है, तो हम क्या बोल रहे हैं, सिनकार्पस। ये सिर्फ फ्यूज नहीं हो सकते हैं, ये फ्री भी हो सकते हैं।
हो सकता है कि जितना भी पिस्टल यहाँ पे प्रेजेंट है वो आपस में जुड़े हुए नहीं है, वो फ्री है, तो इसके लिए क्या होगा, और मे बी फ्री। इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, एपोकार्प। हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म आया है। पहला है हमारे पास मोनोकार्पेलरी, नाम से ही पता चल रहा है, मोनो का मतलब एक, कार्पेलरी का मतलब कार्पेल, जिसके अंदर किसी फ्लावर के अंदर अगर एक कार्पल है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, मोनोकार्पेलरी। अगर दूसरा का बात किया जाए, पहला टर्म हमारे पास क्या था, मोनोकार्पेलरी, दूसरा कौन सा है, मल्टी कार्पेलरी। मल्टी का मतलब बहुत सारा, कार्पेलरी का मतलब कार्पेल्स है, मल्टी मीन्स मेनी। जहां पे एक से ज्यादा कार्पेल होगा उसके लिए क्या टर्म करेंगे, मल्टी कार्पेलरी। अब मल्टी कार्पेलरी में 2 केस बन सकता है हमारे पास। एक ये हो सकता है कि जितने भी कार्पेल्स प्रेजेंट है वो कैसे हो, फ्री हो, आपस में जुड़े हुए नहीं है, सब अलग अलग है। और दूसरे में क्या हो सकता है कि ये आपस में कैसा हो, फ्यूज्ड हो। अगर फ्री होंगे तो इसके लिए क्या टर्म यूज होगा हमारे पास, फ्री है तो एपोकार्प। क्या है, एपोकार्प। अगर सारे क्या है, ज्वाइंट है तो क्या बोलते हैं उसको, सिनकार्प या सिनकार्पस, एपोकार्पस सिनकार्पस। अगर एपोकार्पस है मीन सारे पिस्टल क्या है, आपस में फ्री है। सिनकार्पस का मतलब क्या होगा, सारे पिस्टल आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। अगर बात किया जाए आगे का, तो ये आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमें पिस्टल और कार्पेलरी का एक फिगर दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पे क्या दिया है, एक पिस्टल का डायग्राम दिया है, कार्पेल का डायग्राम दिया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टाइल। लास्ट बेजल पार्ट क्या है, ओवरी, जो किसके ऊपर है, थैलेमस के ऊपर है। यहाँ पे यही दिखाया गया है, एक सेकेंड। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि हमारे पे क्या है, एक फ्लावर है, हिबिस्कस के फ्लावर का पिस्टल को रिप्रेजेंट किया गया है और सारे पार्ट को रिमूव करके दिखाया गया है। सबसे पहला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट को हमने क्या कहा, स्टिग्मा, ये हमारे पास पहला। दूसरा हमारे पास ये एलोंगेटेड पार्ट स्टाइल। थर्ड बेजल पार्ट कौन सा है, ओवरी, और ये ओवरी किस पे बैठा हुआ है, थैलेमस के ऊपर। फिर दूसरे में क्या बताया गया, बी नंबर जो रिप्रेजेंट किया गया है, ये वाला डायग्राम, ये क्या है, मल्टी कार्पेलरी का है, ठीक है। इसके अंदर मोर देन 1 कार्पल है और कैसा है, सिन कार्पस पिस्टल है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पापावर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी के बुक में पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं दिया है, डायग्राम के फॉर्म में दिया है कि यहाँ पे क्या है, एक सिन कार्पस है। अभी हमने पढ़ा कि सिन कार्पस क्या होता है, कि सारा पिस्टल आपस में क्या होता है, फ्यूज्ड होता है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, पापावर। अगर सी का बात किया जाए तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे अलग अलग पिस्टल क्या है, अलग अलग है, ये सारा फ्यूज नहीं है, फ्री है। फ्री के लिए हम लोग ने एक टर्म यूज किया था, क्या, एपोकार्पस। ये भी एक मल्टी कार्पेलरी का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, मिस्चीलिया। आज के लिए इतना ही। जो आगे का नेक्स्ट लेक्चर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।